अस्सलामुअलैकुम। जमात नवूम मजमून तारीख़ व सियासियात, सबक नंबर 1 जंग अजीम के बाद सियासी वाक़यात। आज हम यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर सियासियात के हिस्से में से जो है सबक नंबर 1 का मुताला करेंगे, जिसका हिस्सा 1 हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, उसका मुताला कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसी तरह से इस वीडियो में हम हिस्सा 2 का मुताला करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सर्द जंग के बारे में पढ़ा था, और ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 52 से 63 पर मौजूद है। पिछली वीडियो में हमने सर्द जंग का मुताला किया था कि हमने देखा कि दूसरी आलमी जंग के बाद से सर्द जंग की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो उसमें 2 मुमालिक थे, वो 2 सुपर पावर मुल्क बनकर जो है दुनिया के सामने उभरे। तो दूसरी जंग अजीम के बाद दरमियान सोवियत यूनियन, रूस और अमेरिका 2 हलीफ मुमालिक थे, और इनमें बाहमी ताउन की जगह बाहमी मुसाबिकत ने ले ली। हुआ ये था कि ये दोनों एक ही ग्रुप में शामिल थे, दोस्त थे, लेकिन जब जंग खत्म हुई तो ये दोनों क्या बन गए, हरीफ मुमालिक बन गए। तो इन लोगों में जो है ये दोनों मुमालिक में जंग तो नहीं हुई, हथियार और औजार असलहे का इस्तेमाल करते हुए जंग नहीं हुई, बल्कि ये जो बाहमी ताउन था वो बाहमी मुसाबिकत जिसको हम क्या कहेंगे, कंपटीशन, इन दोनों के दरमियान वो कंपटीशन जो है आने लगा। तो ये जो रस्साकशी थी, ये जो कंपटीशन था, इसने मनफी असर ले लिया, जिसकी वजह से इसके भुगतान या इसका जो नुकसान है पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। तो ये मुसाबिकत आलमी सियासत के 40-45 साल पर मुहित थी। अब आलमी सियासत, उसको आलमी क्यों कहा गया था? क्योंकि ये दुनिया की सतह पर चल रही थी, मुल्कों की सतह पर ये सियासत चल रही थी, ये मुसाबिकत, ये कंपटीशन चल रहा था। तो ये पूरा 40 था 45, जिस तरह से हमने देखा कि पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग कुछ साल, जैसे 4 साल 5 साल इस तरह से थी, लेकिन ये 40 था 45 साल पर मुहित मतलब मबनी थी या मुनस्सर थी, कह सकते हैं। मुहित का मतलब होता है सरकमफरेंस, जैसे सर्कल का सरकमफरेंस होता है, उसी को मुहित कहते हैं उर्दू में। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका और रूस हलीफ मुमालिक थे। तो हलीफ और हरीफ, मैंने कहा अपोजिट वर्ड है। हलीफ का मतलब होता है दोस्त और हरीफ का मतलब होता है दुश्मन। तो दोनों, जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी, दोनों एक ही ग्रुप में शामिल थे, दोस्त मुमालिक थे, लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुई तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनकर जो है सामने उभरे। इन दोनों मुमालिक के दरमियान बराह रास्त जंग तो नहीं हुई, लेकिन किसी भी वक्त जंग भड़क उठने का खदशा लगा रहता था। मतलब कंपटीशन इतना बड़ा हुआ था कि कहा ना, मनफी असर जो है वो कंपटीशन रख रहा था, जिसकी वजह से कभी भी जंग हो सकती थी, हथियार औजार असलहे का इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन सर्द जंग इसीलिए उसको कहा गया है क्योंकि इसमें असलहे और हथियार और औजार का इस्तेमाल नहीं था। इस दौरान अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन सोवियत रूस भी जौहरी असलहा बनाकर और अपनी फौजी कुव्वत में इजाफा करके सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा था। तो उस जमाने में सबसे ताकतवर मुल्क उसी को कहा जाता था जिसके पास अच्छी मिलिट्री हो, जिसके पास अच्छी फौज हो, जिसके पास अच्छे असलहे हो, टेक्नोलॉजी से लेस असलहे मौजूद हो, हथियार मौजूद हो। तो अमेरिका तो सुपर पावर बनकर उभरा ही, लेकिन सोवियत रूस जो है उसी दौड़ में शामिल होना चाह रहा था, इसलिए उसने भी जौहरी असलहे बनाए और अपनी फौजी कुव्वत को जो है बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश की, ताकि वो किसी से कम साबित ना हो। दोनों मुल्कों में जद्दोजहद, इक्तदार की रस्साकशी, असलहा की दौड़, नजरियाती अख्तलाफात, नफ्सियात की वजह से सर्द जंग का आगाज हुआ था। अब वजूहात क्या थी? तो जद्दोजहद तो हो रही थी, लेकिन वो कैसे हो रही थी? मस्बित अंदाज में नहीं, मनफी अंदाज में, मतलब जो सिर्फ तबाही के रास्ते पे हमको लेकर जा रही थी। और इक्तदार की रस्साकशी, इक्तदार मतलब अपनी हुकूमत जो है कायम करना, हम जो है बढ़कर सामने आए लोग, जैसे कि सुपर पावर कहा जा रहा है, तो सुपर पावर कहलाना, इस तरीके से। असलहे की दौड़, असलहे का मतलब होता है हथियार औजार। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो हथियार अमेरिका बना रही थी, जो हथियार जो है रूस बना रहा, तो ये हथियारों में इनकी कंपटीशन चल रहे थे कि ये सबसे अच्छा हथियार या औजार कौन बनाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा से ज्यादा खतरनाक हथियार और असलहे जो है उनकी इजाजत हो रही थी, जिसकी वजह से सिर्फ एक मुल्क को नुकसान नहीं होता था, पूरी दुनिया तबाह व बर्बाद हो सकती है। इस तरीके के असलहे जो है उनकी इजाद हुई। फिर नजरियाती अख्तलाफ था, वो नजरियाती अख्तलाफ जो है हम अगली स्लाइड्स पर पढ़ेंगे। इसी अख्तलाफ और नफ्सियात की वजह से जो है सर्द जंग शुरू हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे
सर्द जंग के असरात। अब ये जो जब सर्द जंग हो रही थी, ये भले हथियार और औजार के जरिए नहीं हो रही थी, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा था। तो सर्द जंग के दौरान दोनों मुल्कों ने फौजी अस्करी तंजीमें कायम की। अस्करी ये लफ्ज जो ताल्लुक रखता है, ये फौज से ताल्लुक रखता है। तो मैंने जैसे अभी आपको कहा कि हर मुल्क क्या चाह रहा था कि बेहतरीन से बेहतरीन जो है न्यू टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी से लैस जो उनके पास हथियार औजार हो, कि कहीं वो किसी मुमालिक से जो है पीछे ना रह जाए। ठीक है, तो इस तरीके से वो कर रहे थे और अपने फौजों को भी वैसी टेक्निक्स सिखा रहे थे ताकि वो किसी से कम साबित ना हो। शामिल मुमालिक के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की जिम्मेदारी मुताल्लिका सुपर पावर मुल्क ने रखी थी। अब जो दो मुमालिक थे, दो सुपर पावर मुमालिक थे, तो दोनों के पास जो है फौजी तंजीमें थी और दोनों ने अपनी फौजी तंजीमों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की। तो नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका की बालादस्ती वाली फौजी तंजीम थी। तो नाटो जो है अमेरिका के अंडर थी और वारसा माहिदा सोवियत यूनियन के गलबे वाली फौजी तंजीम थी। तो ये दोनों की तंजीमों के नाम हैं जो इनके जेर असर काम करते थे। अब क्या हुआ कि दुनिया की कुतबी तकसीम हुई। अब जिस तरह से दो सुपर पावर मुल्क जो है वजूद में आए हैं, तो उसी तरह से ग्रुप भी उसी तरह से तकसीम होने लगे, तो दुनिया भी उसी तरह से तकसीम होने लगी। तो आपको जो पिक्चर्स जो दिखाई जा रही है, उस पिक्चर्स से भी आपको थोड़ा बहुत जो है समझने की कोशिश करना है। तो सर्द जंग के दौरान दुनिया के बहुत से मुमालिक इन दोनों बड़ी ताकतों सुपर पावर के ग्रोह में शामिल हो गए थे। तो मैंने अभी आपको कहा मुमालिक के दोनों ग्रोह में इस तकसीम को कुतबी तकसीम कहा जाता है। मतलब कुछ मुमालिक जो है अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो गए और कुछ मुमालिक जो है सोवियत रूस के ग्रुप में शामिल हो गए। तो इस तकसीम की वजह से सर्द जंग ने शिद्दत पकड़ ली और तनाव बढ़ता गया। अब कैसा हुआ, फिर से ग्रुपिज्म हुआ। जिस तरह से पहली आलमी जंग के वक्त हुआ, दूसरी आलमी जंग के वक्त हुआ, अब सर्द जंग के वक्त भी वही चीज हो रही। तो ग्रुप में जब हम आ जाते हैं तो हमने देखा है कि ग्रुप में जो मेंबर्स मौजूद होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं, हम सबकी मदद नहीं करते, क्योंकि वो हमारे ग्रुप का मेंबर है। ये जज्बा हमारे दिल में आ जाता है और हम सिर्फ उसी की मदद करते। तो यहाँ पर भी ये जो जज्बा था ग्रुप के लिहाज से जो है परवान चढ़ रहा था, जिसकी वजह से जो सहूलत थी, जो फायदे थे, जो मफादात थे, वो तमाम इंसानों तक नहीं पहुंच रहे थे या तमाम मुमालिक तक नहीं पहुंच रहे थे। नेक्स्ट आएगा, क्या आप जानते हैं 1917 में रूस में इश्तराकी इनकलाब रोनुमा हुआ, जिसके नतीजे में सोवियत रूस वजूद में आया। जैसे कि हमने अभी एक लफ्ज पढ़ा था पिछली स्लाइड पर के नजरियात का इख्तलाफ। तो हुआ ये था कि सोवियत रूस ने जो है इश्तराकी निज़ाम को अपनाया था और अमेरिका ने जो है सरमायादाराना निज़ाम को अपनाया था। तो ये नजरियात के इख्तलाफ थे दोनों में। इख्तलाफ मतलब अलग, ये दोनों के जो नजरिए थे, जो सोचने का जो तरीका था, इस तरीके से अलग होता है। तो निहायत कलील मुद्दत में बैनुल अक़वामी सतह पर सोवियत रूस एक सुपर पावर बनकर उभरा, लेकिन अमेरिका और सोवियत रूस के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात थे। दोनों भी सुपर पावर थे, लेकिन इनके जो नजरियात थे वो अलग अलग थे, जो सोचने का अंदाज था वो अलग था। तो आपको मिसालों के जरिए समझाया जा रहा है कि अमेरिका सरमायादाराना निज़ाम का हामी मुल्क था। ये सरमायादाराना निज़ाम जो है आपको आपकी सिलेबस में जो है, निसाब में जो है कंटिन्यू करेंगे इसको हम, सरमायादाराना निज़ाम क्या होता है। तो ये आपके सिलेबस में मौजूद है, चैप्टर्स में, हिस्ट्री के चैप्टर्स में भी आने वाला है। तो सरमायादाराना निज़ाम ऐसा निज़ाम जिसमें सिर्फ किसी एक खास शख्स को नुकसान या फायदा होता है, जिसको हम इंग्लिश में प्राइवेट लिमिटाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से होता है ये। और इश्तराकी निज़ाम, उसका जो पूरा जो निज़ाम होता है वो हुकूमत के हाथ में होता है, उसका फायदा नुकसान हुकूमत सब में बराबर में तकसीम करती है। तो इश्तराकी नजरियात और वाहिद जमाती इक्तदार का हामी मुल्क है। इक्तदार मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से इनकी हुकूमत है। दोनों बड़ी ताकतों को दुनिया में अपनी बालादस्ती कायम करना थी। अब इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सबसे आला व अफजल हो, मतलब मैं ही सुपर पावर कहलाऊं, दोनों मुमालिक में चल रहा था। अमेरिका को सरमायादाराना निज़ाम की तशहीर करना थी, तो सोवियत रूस को इश्तराकियत की। तो दोनों अपने अपने नजरियात की तशहीर करना मतलब एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों तक उसको पहुंचा रहे थे।
अपनी बालादस्ती में इजाफा करने के लिए दोनों बड़ी ताकतों ने दिगर छोटे ममालिक को अपने गिरोह में खींचने की कोशिशें शुरू कर दी। नतीजतन फिक्री एतबार से यूरोप दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जिससे कि इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि दुनिया जो है उसकी कुतबी तकसीम हुई। तो वही हुआ कि अमेरिका ने जो है जो छोटे ममालिक थे उनको अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश की, और रूस ने जो है उससे छोटे ममालिक को अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश की। तो मगरबी यूरोप और वहां के ममालिक अमेरिकी खीमे में शामिल हो गए, जबकि मशरकी यूरोप के ममालिक सुयत रूस के खीमे में दाखिल हो गए। दोनों बड़ी ताकतों ने अपने अपने खीमे में शामिल ममालिक को फौजी और माशी इमदाद फराहम करने की हिकमत अमली इख्तियार की। नेक्स्ट आता है असलहा की दौड़। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पिछली स्लाइड्स पर कि सुपर पावर्स के दरमियान असलहे की दौड़ थी। मतलब क्या हो रहा था कि एक ने अगर कोई पावरफुल असलहा तैयार किया है तो दूसरे ने उससे ज्यादा पावरफुल असलहा बनाने की कोशिश की, ताकतवर असलहा। तो उसी तरह से असलहा मतलब क्या होता है, हथियार, औजार जो लड़ाई के वक्त, जो जंग के वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। सुपर पावर ममालिक ने एक दूसरे को शय और मात देने, मतलब उनको हारने या जीतने के लिए बड़े पैमाने पर असलहा साजी शुरू कर दी। तो इनमें जो कंपटीशन था वो कंपटीशन किस में आया, असलहे में। और उस कंपटीशन में जो असलहों की इजादात हुई वो इतनी खतरनाक हुई कि जिससे सिर्फ किसी एक मुल्क को नुकसान नहीं हो सकता है कि पूरी दुनिया क्या हो सकती है, तबाह व बर्बाद हो सकती है। ऐसे असलहे मौजूद हैं, ऐसे असलहों की इजादात होनी शुरू हुई। तो ज्यादा से ज्यादा मोहलिक हथियार बनाने के लिए दरकार टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए मुकाबला आराई शुरू हो गई। तो ये मुकाबला आराई मैंने कहा ना मनफी सिमत में थी, मस्बित में नहीं थी, जिससे सबका नुकसान होने वाला था। तो असलहा साजी की दौड़ की वजह से आलमी अमन व सलामती को लाहक खतरे का एहसास होते ही असलहा पर काबू और तर्क असलहा की कोशिशें भी इसी दौर में की गई। अब जैसे ही पता चला कि एडवांस टेक्नोलॉजी, ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाले औजार और हथियार बनाए जा रहे हैं, तो इसी दम क्या करने लगे कि असलहे को, असलहा, तर्क असलहा की पॉलिसी को अपनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो है जंगों को ना होने देना और बातचीत के जरिए जो है मसलों का हल निकालना, इस तरह की कोशिशें होने लगी। तो उसको कंट्रोल में किया जाने लगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इलाकाई तंजीमों का कयाम। अब ये इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए धीरे धीरे क्या होने लगे, कदम उठाए जाने लगे। तो इन सुपर पावर मुल्कों की मुसाबिकत में इमदाद के लिए यानी मदद के लिए तरक्की पजीर ममालिक ने इलाकाई सतह पर बाहमी तंजीमें कायम की। अब ये जो दो ममालिक थे सुपर पावर, ये तरक्की याफ्ता है, लेकिन जो तरक्की कर रहे हैं इन ममालिक ने मिलकर क्या की, एक तंजीम बनाई। तंजीम क्या होता है, मिलजुल कर काम करना। एक लोगों का ग्रुप होता है, वो ग्रुप क्या करता है, किसी खास मकसद के तहत काम करता है। तो बाहमी तंजीमें मतलब एक दूसरे की मदद के लिए, ठीक है। तो इन ममालिक की नजर में माशी इर्तका अहम था। तो ये जो तंजीम कायम हुई, इन लोगों ने जो तंजीमें कायम की, तो इनका सबसे अहम मकसद था माशी इर्तका। देखो इससे पहले जो हमने दो सुपर पावर का जो मुताला कर रहे हैं, तो सुपर पावर का क्या मकसद है कि हमको जो है तमाम पूरी दुनिया में क्या करना है, सुपर पावर कहलाना है। लेकिन ये जो तंजीमें हैं इनका क्या मकसद था कि इनका माशी तरक्की हो, ये माशी इर्तका करे, ठीक है। तो यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय यूनियन कायम की। तो हम जो है तस्वीरों में देख सकते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, मतलब इन्होंने जो है माशी एतबार से उन मुल्कों को आगे बढ़ाने के लिए जो है क्या कहेंगे, पॉलिसीज बनाई, मंसूबे बनाए, सहूलतें दी लोगों को वहां के, ताकि वो क्या कर सके, तरक्की कर सके। यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय यूनियन कायम की। जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक ने सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह ममालिक पर मुश्तमिल आसियान तंजीम कायम की। इसका मुताला जो है हम जोग्राफिया में करने वाले हैं नवूम के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अदम वाबस्तगी। तो सबसे पहले हम अदम का मतलब समझेंगे, नहीं होता है। वाबस्तगी मतलब वाबस्ता ना होना। तो अदम वाबस्तगी सर्द जंग के आगाज के साथ ही जहां एक जानिब दुनिया की तकसीम जारी थी, वहीं कुछ ममालिक ने किसी भी सुपर पावर के ग्रोह में शामिल ना होकर ना वाबस्ता रहने का फैसला कर लिया था, जिसे तहरीके अदमे वाबस्तगी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि जब दो सुपर पावर ममालिक वजूद में आए, जब दो सुपर पावर ममालिक वजूद में आए, तब हुआ ये कि
वो सुपर पावर ममालिक ने क्या किया, अपने अपने ग्रुप में लोगों को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे ममालिक थे जो दोनों के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, तो उसी को क्या कहेंगे, अदमे वाबस्तगी। तो अदम का मतलब जैसे कि मैंने कहा नहीं होता है, मतलब उस तहरीक मतलब उसमें शामिल ना होकर उन्होंने उसकी शुरुआत की। अब तहरीक अदमे वाबस्तगी, तो कौन से ममालिक उसमें शामिल थे, कौन से ममालिक उसमें शामिल नहीं थे। तो दूसरी जंग अजीम के बाद बर्रे आजम, एशिया और अफ्रीका के नए आजाद ममालिक ने अदमे वाबस्तगी के नजरियात की हिमायत की। तो हमने देखा अदमे वाबस्तगी क्या है, लेकिन कौन से ममालिक ने उसको फॉलो अप किया, उस पर अमल लेकर आए, उसका जिक्र तहरीक अदमे वाबस्तगी में है। तो यहाँ पर बताया कि उस वक्त क्या हुआ था कि अफ्रीका के कई ममालिक जो है मतलब कि कब्जे में थे, दूसरी ब्रिटिश हुकूमत वहां पर थी, इंग्लिस्तान की हुकूमत थी, यूरोपीय ममालिक के कब्जे में थे वो, उसी तरह से हमारा भारत भी उसमें शामिल है। तो 1961 में भारत के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के सदर मार्शल टीटो, मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सदर डॉक्टर अहमद सुकार्नो और घाना के वजीर आजम क्वामे निक्रोमा के जेरे क़यादत का आगाज हुआ। तो ये जितने भी ममालिक थे और जितने भी वजीर आजम थे, ये तमाम के तमाम किसी भी ग्रुप में शामिल होना नहीं चाहते थे। ठीक है, अब आता है तहरीके अदमे वाबस्तगी का तजजिया। तो अभी हमने जो अदमे वाबस्तगी का मुताला किया, तो अब उसका तजजिया करेंगे। तजजिया का मतलब क्या है, बारीक बीनी से उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों उसकी शुरुआत की गई और वो किस वजह से काम कर रहे थे और किस नुक्तों पर या किस पॉइंट को लेकर वो हल करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो तहरीक अदमे वाबस्तगी ने नौ आबादियात, साम्राज्यत और नस्ल परस्ती की मुखालिफत की। नौ आबादियात आप हश्तम जमात में पढ़कर आ चुके हैं कि बरअज़म यूरोप के कई ममालिक ने अपनी नौ आबादियात कायम की थी। फिर साम्राज्यत मतलब वहां के जिस इलाके पर वो कब्जा कर रहे थे, वहां की जो भी जुग्राफिया कुदरती एतबार से जो भी उनको मतलब क्या कहेंगे, कुदरती एतबार से जो भी चीजें उनको मिली हुई थी उस सरजमीन पर मौजूद थी, जैसे कि जंगल है, जैसे कि अगर कान वगैरह है किसी धात की, तो ये सब के सब पर क्या करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे, उसको फरोग करते थे और उससे मुनाफा हासिल करते थे। तो ये साम्राज्यत हो, इसके जबरदस्ती किसी की सरजमीन पर कब्जा करना। नस्ल परस्ती मतलब आला और अफजल नस्लों को लेकर जो है झगड़ा फसाद करना, इस तरीके से। तो तहरीक अदमे वाबस्तगी का जो मकसद था वो इन सब की मुखालिफत करने वाले थे। नेक्स्ट था, इस तहरीक ने बैनुल अक़वामी मसाइल और तनाज़ात को पुरअमन हल पर जोर दिया। जैसे कि मैंने कहा कि हर मसले का हल जंग नहीं होती, अगर आप बातचीत कर कर उस तनाज़े को, उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे तो भी वो मसला हल हो सकता है। तो भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की रहनुमाई में इस तहरीक की क़यादत की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तहरीक को जो है उसकी हिमायत की, उस पर हम अमल किया। भारत ने इस तहरीक की फाल हिमायत की। फाल इसलिए कहा गया कि हम सिर्फ बात नहीं करते, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम उन चीजों को कर कर दिखाते हैं। तो जब हम तहरीक अदमे वाबस्तगी का हिस्सा थे तब हमने उसको फाल तरीके से मतलब एक्शनली कर कर दिखाया है, सिर्फ बोला नहीं है। ये तहरीक इंसानियत, आलमी अमन व सलामती और मसावात के कदरों पर मबनी है। मतलब यहाँ पर कोई मजहब ताल्लुक नहीं रखता, कोई रिवायत ताल्लुक नहीं रखती, कोई नस्ल ताल्लुक नहीं रखता। सबसे पहले अगर जो रिश्ता है वो इंसानियत का है, इंसानियत ताल्लुक रखती है। और हमेशा से हमने ये चाहा है कि जब भी कोई काम किया है तो अमन जो है दुनिया में अमन व सलामती के साथ करे, कि हमारी वजह से किसी और मुल्क को इसका नुकसान भुगतना ना पड़े। और मसावात की कदर इकदार जो है, हम कहेंगे कि जिस तरह से मैंने कहा था कि पैमाइश होती है, मैथ्स में हमने देखा है कि सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, तो इंसानियत को नापने की ये कदरें होती हैं। ठीक है, तो ये कदर है और सबको जो भी सहूलत हो, जो भी फायदे हो वो सबको मिले, ये मसावत है। तो इस तहरीक ने जेर तरक्की ममालिक को मुत्तहिद होने की तरगीब दी। तो जो जेर तरक्की ममालिक है मतलब तरक्की पजीर ममालिक है, ये सब एक होकर अगर मसलों का हल निकालेंगे तो ये हल निकल सकता है और तमाम के तमाम ममालिक क्या कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है तर्के असलहा, जिसको हमने पिछली स्लाइड पर भी पढ़ा है।
और इंसानी हुकूक की पाबजाई के मामलात में कायदाना किरदार करते हुए इस तहरीक ने गरीब और गैर तरक्की याफ्ता मुमालिक के मसाइल को पुरजोर तरीके से पेश किया। तर्के असलहा, जैसे कि कहा कि हर मसले का हल जो है जंग नहीं है, और असलहा जब बन रहा था, असलहे की दौड़ जब शुरू थी, तो हमने देखा कि ऐसे असलहों की इजादात हुई जिससे दुनिया क्या हो सकती है, निस्तो नाबूद हो सकती है। ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं है, ये तमाम मुमालिक पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो तर्के असलहा मतलब ज्यादा से ज्यादा मसलों को जो है बातचीत के जरिए जो है हल किया जाए। अब इंसानी हुकूक की पाबजाई, जैसे कि अब इंसानी हुकूक क्या है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इंसान को जिंदा रहने का हक है, इंसान को कोई भी मजहब इख्तियार करने का हक है, कोई भी पेशा इख्तियार करने का हक है, कोई भी जबान इख्तियार करने का हक है। वो अपनी फीलिंग्स या अपने जज्बात जो है हुकूमत के सामने रख सकता है। इंसान को यह हक है कि वो कहीं पर भी आ जा सकता है। तो इस तरह ये क्या है, इंसानी हुकूक। और ऐसे हुकूक की अगर कोई पामाली करता है तो उसके खिलाफ भी हम आवाज उठा सकते हैं। तो पाबजाई करना मतलब क्या है कि ये जितने भी हुकूक हैं ये तमाम के तमाम इंसानों को मिलने चाहिए। वो कैसे, कायदाना किरदार मतलब हुकूमत की तरफ से उनको वो दिए गए हैं, और गरीब और गैर तरक्की याफ्ता मुमालिक के मसाइल को पुरजोर तरीके से पेश किया ताकि इनको क्या कर सके, हल कर सके। इस तहरीक ने एक नए आलमी माशी निज़ाम NIEO के कयाम का मुतालबा किया। फिर सर्द जंग का खात्मा, जो ये सर्द जंग चल रही थी, आखिरकार इसका भी खात्मा हुआ। तो कैसे हुआ इसका मुताला करेंगे। 1945 से आलमी सियासत पर असरअंदाज होने वाली सर्द जंग बाद में अख्ताम पजीर हो गई। सोवियत यूनियन ने खुली मईशत की पॉलिसी को इख्तियार किया, जिससे माशी निज़ाम पर हुकूमत की गिरफ्त में कमी वाक़या हुई। जैसे कि इसकी पिछली स्लाइड पर हमने देखा कि सरमायादाराना निज़ाम और इश्तराकी निज़ाम के बारे में हमने समझा। तो यहाँ पर क्या हुआ, खुली मईशत की पॉलिसी को अपनाया गया। मतलब दुनिया में जितने भी मुमालिक है वो सोवियत यूनियन के साथ जो है माहिदा कर सकते हैं, इस तरह की पॉलिसी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हुकूमत की गिरफ्त में कमी वाक़या हुई। फिर सोवियत यूनियन के उस वक्त के सदर मिखाइल गोर्बाचोफ ने तश्कील नौ और शफाफियत की पॉलिसी पर अमल किया। इन पॉलिसियों की वजह से जराए पर गिरफ्त में कमी वाक़या हुई। सियासी और माशी शोबों की तश्कील नौ की गई। तश्कील नौ करना यानी जो सियासी और माशी शोबे थे उनको नए सिरे से फिर से शुरू किया गया मिखाइल गोर्बाचोफ की हुकूमत में, ठीक है, जिसकी वजह से जमहूरियत कारी को रिवाज हासिल हुआ। तो यहाँ पर जमहूरियत शुरू की गई, जमहूरियत निज़ाम लाया गया, हुकूमत की भी निज़ाम होते हैं। तो यहाँ पर जमहूरियत की शुरुआत हुई। सोवियत यूनियन के जेर असर मशरकी यूरोप के मुमालिक ने सरमायादाराना और जमहूरी निज़ाम इख्तियार किया, जिस वजह से हुकूमतें तब्दील हो गई। अब यूरोप में जब सोवियत यूनियन ने जब तब्दील किया तो उसके ग्रुप में मौजूद मुमालिक ने भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया, इसी तरीके को जो है अपनाया। ठीक है, सोवियत यूनियन का शेराजा मुंतशिर हो गया। शेराजा मुंतशिर होना यानी पूरी तरीके से वो बिखर गया। जो सुपर पावर का जो कंसेप्ट लेकर वो चल रहे थे, सुपर पावर का जो ख्याल वो लेकर चल रहे थे, वो पूरी तरह से क्या हो गया, बिखर गया और नए मुमालिक वजूद में आ गए। रूस सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा मुल्क था। अब होता है सर्द जंग के बाद की दुनिया के सर्द जंग, जैसे कि हमने देखा आलमी जंग किस तरह से हुई, पहली हुई और उसके वजूहात क्या थे, उसके असरात क्या थे। फिर दूसरी आलमी जंग देखे हमने, उसका मुताला किया, उसके वजूहात और असरात का मुताला किया। अब सर्द जंग का भी मुताला हो चुका। अब सर्द जंग खत्म होने के बाद दुनिया किस तरह से हमारे सामने आई उसका मुताला हम करेंगे कि आलमी सियासत में अमेरिका वाहिद सुपर पावर मुल्क बन गया। अब यहाँ पर जो कंपटीशन चल रहा था वो खत्म हो गया। अमेरिका को सुपर पावर मुल्क बनकर जो है वो लोगों के सामने आया। फिर मुख्तलिफ मुमालिक के दरमियान तिजारत और माशी ताल्लुकात के फरोग के लिए साजगार माहौल हो गया। अब क्या हुआ था कि जब दुनिया की दो कुतबी तकसीम हुई थी, तो मैंने जैसे कि बताया था आपको कि ग्रुप में जो मुमालिक मौजूद है बस वही मुमालिक की मदद हो रही थी, उन्हीं मुमालिक से तिजारत हो रही थी। लेकिन जैसे ही सर्द जंग खत्म हुई तो हर मुमालिक जो है, दुनिया में मौजूद मुमालिक एक दूसरे के साथ माशी ताल्लुकात और तिजारती ताल्लुकात कायम करने जैसे माहौल जो है लोगों को मयसर हुए। सरमाया, मेहनत, आलमी बाजार और मालूमात के आलमी सतह पर तोसी हुई। क्या हुआ? सरमाया। सरमाया का मतलब क्या होता है? पैसा। क्या आप जो है अभी भी आप देख सकते हो
ट्रांजैक्शंस जो है बैंक के, आप कहीं पर भी बैठकर पैसा सेंड कर सकते हो, पैसा मंगा सकते हो। तो मेहनत में क्या हुआ कि हम जब ये खत्म हुई तो ऐसा हुआ कि मेहनत करने के लिए लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने लगे। फिर आलमी बाजार यानी जो मार्केट है वो सिर्फ इलाकाई सतह तक या मुल्की सतह तक ही नहीं रहा, बल्कि वो पूरी दुनिया का बाजार बन चुका है और मालूमात की आलमी सतह पर तोसी हुई। जो भी मालूमात जिसके पास मौजूद है उसको पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप फैला सकते हो, कहीं पर भी आप पहुंचा सकते हो। नजरियात का तबादला भी आजादाना तौर पर होने लगा। अब नजरियात, जैसे कि हमने देखा, नजरियात का मतलब क्या था, सोच कह सकते हैं हम। हर किसी का अपना एक नजरिया होता है, अपनी एक सोच होती है, अपनी एक प्लानिंग होती है, तो वो हम एक दूसरे के साथ उसका तबादला कर सकते हैं। तमाम ममालिक ने तिजारती ताल्लुकात को तरजीह दी, जिसकी वजह से दीगर ममालिक की इमदाद का तस्वुर पसे पुश्त चला गया। तो तिजारती ताल्लुकात पर तरजीह दी गई ताकि तमाम ममालिक को जो है सहूलतें मिल सके, सामान जो है उन तक पहुंच सके। यानी पहले जिस मुल्क को दुश्मन मुल्क कहा जाता था, इसे अब मुकाबिल मुल्क कहने का तस्वुर सामने आया। तो पहले क्या कंसेप्ट था, क्या एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क का दुश्मन है, लेकिन जब ऐसा सर्द जंग जब खत्म हुई तो मुकाबिल मुल्क मतलब कंपटीशन में तो है लेकिन वो मजबूत अंदाज में, ठीक है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया मतलब ऐसा हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा, जैसे कि हमने देखा कि पहली आलमी जंग के बाद क्या हुआ था, मजलिस अक़वाम वजूद में आई, और दूसरी आलमी जंग के बाद क्या हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आई। तो जब देखा गया कि पहली आलमी जंग के वक्त मजलिस अक़वाम जो है अपना रोल अदा नहीं कर पाई, तो अक़वाम मुत्तहिदा को जो है और जिम्मेदारियां दी गई ताकि तीसरी आलमी जंग जो है वजूद में ना आए। आलमी अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को ठोस इक़दाम करने पड़ते हैं। तो आलमी अमन, तो मैंने कहा कि हर मसलों का हल जो है जंग नहीं होती, जो भी मुल्कों के दरमियान मसले मसाइल हैं उनको बातचीत के जरिए जो है हम हल करवा सकते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐसे इक़दाम पर ठोस क्या कहेंगे कदम उठाए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हुकूक की पाबजाई, मसावात मर्दोजन, कुदरती आफात का मुकाबला जैसे मामलात को आलमी नूयत हासिल हो गई। अब जैसे कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हम देख रहे हैं कि साफ सफाई के मामले में जो है भारत भी जो है कड़ी से कड़ी पॉलिसी को इख्तियार कर रहे हैं। फिर इंसानी हुकूक मैंने अभी आपको समझाया है क्या है। फिर मसावात मर्दोजन मतलब औरत और मर्द बराबर है। कुदरती आफात, आए दिन आप देख रहे हो तूफान आ रहे हैं, आए दिन जो है सैलाब आ रहे हैं, जलजले हो रहे हैं, तो ऐसे आफात का मुकाबला करने के लिए भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा तैयार है। सरगर्मी है आपको इस वीडियो के ताल्लुक से, तो जो आपको कमेंट कर कर बताना है। नंबर 1, सर्द जंग का खात्मा डैश की वजह से हुआ, तो उसके ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं। नंबर 1 है अक़वाम मुत्तहिदा, नंबर 2 सोवियत यूनियन का इंतशार, नंबर 3 फौजी तंजीमों के क़याम, नंबर 4 क्यूबा की जद्दोजहद, नंबर 2 सर्द जंग डैश और डैश मुल्क के दरमियान थी। नंबर 1 अमेरिका और रूस, नंबर 2 जापान और अमेरिका, नंबर 3 रूस और जापान, नंबर 4 जापान और चीन। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक का मुताला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह।